यहाँ से सीधे रुख कर लेते हैं आज के सुपर शेयर का। और हर रोज की तरह सुमित मौजूद हैं आज का सुपर शेयर लेकर। बताइए सुमित, कौन सा स्टॉक आपने पिक किया? आज तो सेंटीमेंट्स भी अच्छे हैं, तो आई होप डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। दिक्कत तो नहीं हुई दीपाली, वैसे भी साल एंड हो रहा तो बहुत सारे शेयर रिटर्न दे चुके हैं, तो थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना कि वो शेयर चुनना है जो ऑलरेडी ना भागा हुआ हो। आर्किड प्लाई को चुना गया है, चुनने की वजह शेयर हायर लेवल से काफी करेक्ट हुआ है। 30% के आसपास करेक्शन इसमें हायर लेवल से देखने को मिल चुका है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे और Q3 में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मुनाफे में करीब 30 से लेकर 40% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छे नंबर्स कंपनी पोस्ट कर सकती है इस तिमाही के नंबर्स के आधार पर। मार्जिन फ्रंट पर भी करीब 2% के आसपास मार्जिन में इंप्रूवमेंट इस तिमाही में रह सकता है, तो एक अच्छे मार्जिन कंपनी इस तिमाही में जरूर पोस्ट कर सकती है। कैश साउंड है, 5 रुपए के आसपास ही कैश EPS है और अच्छी चीज है कि प्रमोटर का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है कंपनी के अंदर, मजबूत हिस्सेदारी रखते करीब 5% से ज्यादा 50% ज्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर की इस कंपनी के अंदर, जो कि वो लगातार बढ़ाते चले आ रहे हैं, यानी 70-72% के आसपास की हिस्सेदारी अपनी ले आए हैं। इसके अलावा सेक्टर के मुकाबले PE भी अच्छा है, यानी 18 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, 27 के मल्टीपल पे पूरा स्पेस कामकाज करता है। फर्स्ट कॉल की एक रिपोर्ट को रेफर किया जा रहा है, उनका मानना है कि एक अच्छे अपसाइड खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं और हो सकता है आने वाले समय में शेयर में 70 रुपए तक के भी भाव देखने को मिले। ठीक है, तो शेयर पे आप नजर रखें, हालांकि 70 तक का टारगेट है और ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड भी कर रहा है। मार्केट भी ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर ही है। इस बीच मेरे साथ प्रसून गजरी जुड़े हैं और साथ ही VK शर्मा, क्योंकि आज 2016 को अलविदा कर रहे हैं और 2017 का वेलकम, इसलिए हर एंगल से हर प्रोस्पेक्ट से आपके सामने वो रणनीति रख रहे हैं ताकि आपका 2017 बहुत ही बेहतर हो। पहले तो शर्मा जी आपका शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए और आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रसून जी आपका भी शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए इस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। प्रसून, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, ओवरऑल इस समय मार्केट का स्ट्रक्चर या इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, आपको ऐसा लग रहा है कि जो 2016 में हमको जो डाइजेस्ट नहीं करना चाहिए था हमने किया, अब हम तैयार हो गए हैं उसी ग्रोथ उसी पेस के साथ एक नए रिफॉर्म के साथ 2017 में, जिसके लिए भारत जाना जाता है अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे मोमेंटम के लिए और एक अच्छी इकोनॉमी, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे इंस्टीट्यूशन का पैसा काफ़ी आया है। ये बजट ही एक ऐसी थीम होगी जहाँ से आपको प्रोपेल होता दिख रहा है, या फिर प्री बजट रैली के साथ हम इस प्रोपेलिंग नेचर के साथ आगे बढ़ जाएंगे और 2017 इज मच बेटर देन 2016? देखिए, इस वक्त कह पाना बहुत ही मुश्किल है। उसके कई कारण हैं। एक तो जो नोटबंदी के कारण अनसर्टेनिटी पैदा हुई है इकोनॉमी में, ग्रोथ में, उसका इवेंचुअली क्या रिजल्ट होगा, इकोनॉमी कितनी जल्दी उससे बाहर आ पाएगी, कौन से सेक्टर बेहतर करेंगे, उसमें कितना वक्त लगेगा, सरकार की क्या पॉलिसियां रहेंगी इसके बाद, ये सब चीज़ें अभी बहुत अनसर्टेन हैं। और इनको मद्देनज़र रखते हुए आगे सरकार की फिस्कल पॉलिसी क्या रहेगी, वो क्या है, वो भी अनसर्टेन है। अगर फिस्कल पॉलिसी में कुछ सरकार एक्स्ट्रा खर्चा करती है या फिस्कल डेफिसिट थोड़ा ज़्यादा आता है अनुमान से, तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या असर होगा, वो भी अनसर्टेन है। तो इस वक्त अनुमान लगाना कि 2017-2016 से बेहतर होगा, ये थोड़ा मुश्किल है। हालांकि अगर इक्विटी मार्केट के रिटर्न से देखा जाए, क्लियरली लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो है वो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि 2016 में हमें ये अनुमान था कि अर्निंग्स में थोड़ी तेजी आएगी और जो अर्निंग्स फ्लैट चल रही थी कुछ सालों से वो थोड़ी बढ़ेंगी। पहले 2 तिमाही में हमने देखा कि ये हो रहा था, किंतु अभी ये नोटबंदी के चक्कर में ये शायद अर्निंग्स में जो ग्रोथ दिखाई देना था FY17 में, वो अब शायद उतना दिखाई नहीं देगा। तो इस कारण से FY18 का जो बेस है वो तो डेफिनेटली लोअर हो जाएगा। अब ये अनुमान लगाना इस वक्त कठिन है कि ये जो थोड़ी सी मंदी आई है अर्थव्यवस्था में, वह कितनी जल्दी सुधर पाएगी। क्या उसमें 3 महीने लगेंगे, क्या उसमें 6 महीने लगेंगे, क्या उससे ज़्यादा वक्त लगेगा, इसका अनुमान तो आने वाले दिनों में ही लगा सकेंगे, जब कुछ आंकड़े, कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ डेटा पॉइंट सामने आएंगे। अभी इस पे अटकलें लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ये कहना ठीक रहेगा कि अगर 3 या 6 महीने के अंदर भी इकोनॉमी इस अनसर्टेनिटी से बाहर आती है, तो 2017 में डेफिनेटली इक्विटी मार्केट रिटर्न 2016 से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि 2016 में तो मार्केट वर्चुअली फ्लैट रही है। तो 2017 में अगर 3 महीने 6 महीने में भी मार्केट इकोनॉमी रिकवर करती है और ग्रोथ वापस आती है और वापस मार्केट को इस बात का अंदाजा होना शुरू होता है कि जो अर्निंग ग्रोथ है जो दिखाई दे रही थी FY17 में, वो FY18 में अच्छी तरीके से नजर आएगी, तो क्लियरली फिर उस माहौल में मार्केट अच्छा करेगी। लेकिन आई वुड वेट
टू पास अ वर्डिक्ट। अभी शायद 1-2 महीने रुक के डेटा पॉइंट्स देख के ही फाइनल अनुमान लगा सकते जी। शर्मा साहब गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर आपको। जब पहले आपसे बातचीत हुई थी तो आप यूएस फेड की बैठक के बाद 15 दिसंबर के आसपास मार्केट्स में तेजी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये 15 दिसंबर की बजाय 30 दिसंबर को आई है। छोटा सवाल कि क्या ये प्री बजट रैली की शुरुआत है? जी जी, सबसे पहले मेरे ख्याल से ये कहा जा सकता है कि ये प्री बजट रैली की शुरुआत हो गई है, लेकिन मार्केट में बड़ी पोजीशंस बनाने के पहले जो सॉरी बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फिर एफआईएज हैं वो देखना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। तो ये देखते हुए कि अभी भी 50 दिन उनके पूरे हो गए हैं और उस 50 दिन के अंदर भी स्थिति उतनी नहीं सुधरी जितनी वो चाहते थे, तो अब मेरे ख्याल से अब जो बोलेंगे उससे मरहम लगेगी लोगों के घावों के ऊपर। और ये देखते हुए कि उनका जो स्पीच थी बम्बई में पिछले दिनों में, जहाँ पे मार्केट ने अपना नेगेटिवनेस दिखाई उसको लेके, तो अभी ये मान सकते हैं कि वो जो करना चाहते हैं कैपिटल मार्केट्स के अंदर वहाँ पे ज़्यादा बोझ नहीं डालें। तो ऐसे वक्त के अंदर मेरा ये मानना है कि यहाँ पे 2017 के लिए हम अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। लेकिन और आपका सीधा आंसर करते हुए कि ये शुरुआत है, हाँ ये कह सकते हैं कि ये शुरुआत है। इसको और बढ़ाना चाहेंगे उन मोदी जी की वक्तव्य सुनने के बाद, लेकिन थोड़ी पोजीशन तो लेके जाइए। बिल्कुल। शर्मा जी, ये बात तो तय है ना कि जो बजट इस बार आ रहा है वो थोड़ा सा प्रो किसान होगा। ये बात भी काफ़ी हद तक तय लग रही है कि सरकार के जो बैंक्स हैं, सरकारी बैंक हैं, उनमें इतना पैसा है कि सरकार अब कंफर्टेबल है। सरकार की तिजोरी में टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया, तो इस बार बजट तो कम से कम वैसा नहीं है कि जिसमें सरकार का सिरदर्द बढ़ता हो, चिंताएं बढ़ती हो। सरकार शायद इस बार थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे हमारे और आपके मुकाबले ये बजट बनाते समय। आपको लगता है कि थोड़ा प्रो कृषि, प्रो एग्रीकल्चर, प्रो किसान बेस्ड कुछ बजट होगा? अभी तक जितने बयान दिए गए हैं उनसे ये बात पक्का कह सकते हैं कि ये प्रो कृषि, प्रो किसान का बजट होगा ही होगा। तो एज अ इन्वेस्टर आपको अगर पूरी खिचड़ी में से उसका एक थोड़ा हिस्सा भी मालूम है कि क्या होने वाला है, तो उस हिस्से में रहिए। आप क्यों रिस्क लेते हैं अन्य चीज़ों के ऊपर? तो ये जो अनिश्चितता है वो अनिश्चितता इकोनॉमिस्ट के लिए रहेगी, एक आम इन्वेस्टर के लिए अनिश्चितता नहीं है। आप चाहें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर स्टॉक्स चुन सकते हैं, और एक स्टॉक जो हमारे कवरेज में भी उसका नाम मैं लेना चाहूँगा, कोरोमंडल इंटरनेशनल, उसको आप ले सकते हैं। ऑब्वियसली आप उसको लेंगे साल भर के व्यू के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी अगर आपको किसी प्रकार के रिटर्न्स मिल जाएं तो उसको बुक करने में परहेज नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने 2003 से लेके 2010 तक, 2004 से 2010 तक काफ़ी मतलब अपना इतना अच्छे रिटर्न्स दिए कि आपका पैसा 7 गुना हो गया। जबकि पिछले 6 साल में 2010 से 2016 तक इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज रही है। करीब 3% सालाना ही आपको रिटर्न्स मिले हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। ये जो 6 साल हैं कंपनी ने बड़े अच्छे यूज़ किए हैं, वो सब कंपनी एक्वायर करने के लिए। तो चलो इसमें बाद में बात कर लूँगा। तो इस स्टॉक में आप पैसा लगा सकते हैं। जी मिस्टर गजरी, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को रिवाइव करने के लिहाज से ये इस बार का बजट काफ़ी अहम रहेगा, और प्रोजेक्शंस यही है कि टैक्स फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली बजट हो सकता है। टैक्स स्लैब्स का शायद दायरा बढ़ाया जा सकता है, इंडिविजुअल या फिर जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है उनको भी लोअर किया जा सकता है। और अगर ये सभी स्टेप्स उठाए गए तो क्या आपको लगता है कि जो सेंटिमेंट्स हैं जो थोड़े खराब हुए पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, वो अपलिफ्ट होंगे, और उस केस में कंजम्पशन स्टॉक्स क्या एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं? क्लियरली जो भी बयान दिए गए हैं उससे यही लगता है कि बजट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया जाएगा जिससे कंज्यूमर सेंटीमेंट का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके, और कंज्यूमर सेंटीमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव करने की कोशिश की जाएगी। ये कैसे किया जाएगा? अगर टैक्स प्रपोजल के थ्रू किया जाएगा, कुछ डायरेक्ट सॉप्स के थ्रू किया जाएगा, वो देखना पड़ेगा। किंतु आई थिंक ये मार्केट में कंसेंसस व्यू है ही है कि बजट में कुछ ना कुछ ऐसा किया डेफिनेटली जाएगा। सिर्फ ये देखने की बात है कि सरकार के पास कितना रूम है ये सब करने के लिए फिस्कली, क्योंकि अगर पिछले साल की स्टेटमेंट्स देखी जाएं तो 3% का फिस्कल डेफिसिट टारगेट है सरकार का। क्या सरकार वो मेंटेन करेगी? क्या वापस 3.5% पे लाएगी, या 3% से कुछ भी ज़्यादा नंबर दिखाएगी? इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि बजट का जो कोर फोकस रहेगा वो रूरल एरियाज़ पे ही रहेगा,
और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत कंज्यूमर सेंटिमेंट को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कैपिटल मार्केट के सामने ये है कि जो प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले बोला है कि कैपिटल मार्केट्स को लेकर शायद कुछ टैक्सेशन में चेंजेस आ सकती हैं। वो क्या चेंजेस होंगी, कैसी होंगी, वो मटेरियल होंगी कि नहीं होंगी, वो भी एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा कैपिटल मार्केट्स के लिए। तो कंज्यूमर सेंटिमेंट की बात तो ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल मार्केट्स पर टैक्सेशन का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो दोनों का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो देखना पड़ेगा। तो ये मान के चलना ठीक रहेगा कि बजट में थोड़ा बहुत कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से कि जो आम कंज्यूमर है, आम जनता है, उसको जो तकलीफ हुई है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई की जा सके। शुक्रिया सर आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और फिर से आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बीच अभी त्यागराजन हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जॉइंट एमडी हैं ब्लू स्टार के। एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर त्यागराजन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आप ओवरऑल सेल्स की नंबर अभी कितनी आपको लग रहा है कि एडजस्टेड हुई है इस नोटबंदी के बाद, और 2017 कितना ग्रोथ के हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है? Good morning and happy new year to you and your audience. Your channel has done an extraordinary work this year. I wish you all the best in the coming year as well. See, post demonetization, secondary sales dropped a bit, and we thought that it will be a huge downward demand reduction, but actually as we progressed we realized that if at all it will be somewhere between 2.5% to 5% kind of degrowth. People are coming to terms with the new normal, as the finance minister would call it, and I think by February the market should get back to normal. In any case, it was a lean season, and I think if if the growth would have been 20%, it got reduced to somewhere around 15 or something like that. I do not have the Q3 figures. It is another one day to go. Plus, till the board meeting is over, I won't be able to disclose. All that I can say is I think demonetization did affect the growth in the primary sales anywhere up to 5%. Secondary sales would have been affected much more in tier 3, 4, 5 markets, and but January, February that should become all right. जी, लेकिन मिस्टर त्यागराजन, आपने पहले भी इंडिकेट किया है कि इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाइज जो Q3 होगा वो फ्लैट रह सकता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अब क्योंकि बजट आगे है और बजट को लेकर काफ़ी प्रोजेक्शंस की जा रही हैं कंज्यूमर फ्रेंडली होने को लेकर, तो क्या अगर कंज्यूमर फ्रेंडली बजट हुआ तो सेंटिमेंट्स, डिमांड और जो ग्रोथ है उसे लौटने में कितना वक्त लगेगा? एक क्वार्टर और, या फिर अगला फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कब तक? So I will summarize like this follows, as follows. So number one is that I do not think demonetization would have affected too much. I told you it would have been around 5% reduction in growth for this year. The market, I have a feeling, still would grow by 15% in this financial year, and we should grow, we target to grow at least by 25% for FY17. And FY18, if I were to look at it, my sense is minimum of 15% growth will still be possible, though there are 3-4 variables. Number one is going to be February 1. That is a very important event in order to see how much disposable income will go up in middle class and agriculture rural population, which constitute around 60% of our sales. Second thing is the sentiments of the corporates. If the corporate taxation is going to come down, the investment cycle will kickstart. Therefore, we hope that there will be new projects announced. There will be recruitment that will be happening, because each person recruited in corporate sector had around 60 square feet of air conditioned space. 1 lakh employment, 60 lakh square feet of air conditioned space will happen. The second variable is GST. If it is GST is going to be 1st July, even though it is going to be 28%, the summer season would have been over, and then we can look at the monsoon season, the transition related challenges.
the prices can go up by 2 to 2.5% due to GST because it is going to fall in 28% slab. The next variable is commodity prices. It is becoming very expensive. And I have a feeling you are going to have a difficult time in controlling the cost. Summer season will go on. The last variable is if U.S. investments are going to be attractive, if FII is pull out. चलिए मिस्टर त्यागराजन, होप से यही करते हैं कि जो रिकवरी है वो बहुत स्ट्रॉन्गर नोट पर हो, और जैसे आपने कहा भी कि उतना इम्पैक्ट अभी नहीं दिखा है दिसंबर मंथ के नंबर्स में। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। साल 2017 के लिए आपकी टॉप इन्वेस्टमेंट बेट्स क्या हैं मिड कैप और लार्ज कैप से? जी, मैंने आपसे बिना पूछे ही आपको बता दिया। कोरोमंडल इंटरनेशनल एक ऐसा स्टॉक जो इंतज़ार कर रहा है ऊपर जाने के लिए, और अच्छी जो इसकी जो पॉलिसीज़ अगर आएंगी जो इसको हेल्प करेंगी, टेलविंड मिलेगी, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट एवं लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक को ले सकते हैं। दूसरा अन्य स्टॉक जो समझ में आता है वो भी एक मिड कैप जैसा ही है, और उसका नाम है बॉयल इंडिया। ये मैंगनीज ओर बनाती है कंपनी, और इसका जो पहला जो हाफ था 6 रुपये की अर्निंग्स पर शेयर आई है। आने वाला जो सेकेंड हाफ है तो वो हमको अच्छा लगता है, करीब 16 रुपये की अर्निंग पर शेयर वहाँ आ सकती है। और इसमें ये क्वार्टर के जो दिसंबर क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे तो अच्छे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अनसर्टेनिटी ये है कि मार्केट कैसा रहता है वो पता नहीं, लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे पक्का आएंगे। वो क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सितंबर महीने के अंदर जो भाव था मैंगनीज का वो 9,000 था, अक्टूबर में 10, अक्टूबर में 11, नवंबर में 14 और दिसंबर में 19,000 हो चुका है। तो ऑब्वियसली बेटर सेल्स के साथ सेम क्वांटिटी भी अगर है तो बेटर नंबर आएंगे। तो इसको निवेश कर सकते हैं इन्वेस्टर, बिल्कुल लंबी और दीर्घ अवधि दोनों के लिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कमोडिटी जो स्टॉक है वो उसको आप हमेशा के लिए नहीं रख सकते, उसको समय पर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस बीच कम्युनिटी मार्केट की ओपनिंग भी हो चुकी है, और ओपनिंग टिक में सबसे बेहतरीन टिक देखने को मिल रहे हैं ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में। शर्मा जी, शुक्रिया पहले तो आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।